बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप बीएस मैथमेटिक्स के कोर्स वेक्टर्स एंड मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 26 देख रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक है इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रिजल्टेंट, यानी जो कोप्लिनर फोर्सेस हैं उनका जो रिजल्टेंट है उसकी लाइन ऑफ एक्शन, यानी वो जहाँ से पास करता है ना रिजल्टेंट, उस लाइन की इक्वेशन डिराइव करनी है। कि क्योंकि कोप्लिनर फोर्सेस आपने सीखा था ना कि उसको एक फोर्स और एक कपल में रिड्यूस किया जा सकता है। वो जो रिजल्टेंट फोर्स होती है उसका लाइन ऑफ एक्शन की इक्वेशन डिराइव करेंगे। लेट देयर आर एन कोप्लिनर फोर्सेस पी आई, यानी P1 P2 अप टू Pn, एक्टिंग एट पॉइंट्स ए आई where I varies from 1 to n of a rigid body. Let the forces be shifted at O. हम क्या करते हैं कि ये बहुत सी फोर्सेज है ना, P1 P2 अप टू Pn, ये पॉइंट्स A1 A2 अप टू An पे एक्ट कर रही हैं, इनको हम शिफ्ट करते हैं O पे। इसको यूं भी लिखा जाता है लेट द रिडक्शन बी मेड एट O। तो ऐसी लैंग्वेज लिखी हो तो आपने समझ जाना है कि इन फोर्सेस को पॉइंट O पे शिफ्ट किया जा रहा है। तो हमने पढ़ा था कि जब भी किसी फोर्स को किसी दूसरे पॉइंट पे शिफ्ट किया जाता है उसकी लाइन ऑफ एक्शन से हट के, अगर लाइन ऑफ एक्शन पे ये शिफ्ट करना है तो वो तो लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी है ना, वो तो इजीली हम कर सकते हैं, उसका कोई इफेक्ट नहीं है। उसकी लाइन ऑफ एक्शन से हट के हम किसी एक पॉइंट पे इन सारे फोर्सेस को जब करेंगे तो हर फोर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एक कपल ऐड होगा। वो जो टॉपिक हमने किया था शिफ्टिंग ऑफ फोर्स वाला। तो वेरियस कपल्स will produce whose moments are given by gi. For example, एक इंटरमीडिएट फोर्स है ना pi, हम बारी बारी सबका क्या करेंगे, एक इंटरमीडिएट जनरल फोर्स ले लेते हैं pi, तो उसका मोमेंट क्या होगा, वो जो कपल प्रोड्यूस होगा जब हम शिफ्ट करेंगे फोर्स को, एक कपल प्रोड्यूस होगा ना, उसका मोमेंट कितना होता था कि वो जो फोर्स शिफ्ट की है उस फोर्स का मोमेंट अबाउट द पॉइंट वेयर द फोर्स हैज बीन शिफ्टेड। ये सीखा था हमने वहां पे। तो ओ ए आई क्रॉस पी आई, क्योंकि ओ पे शिफ्ट कर रहे हैं ना और पॉइंट ए आई पे एक्ट कर रही थी फोर्स, और this happens with all the forces P1 P2 up to Pn. These coplanar couples can be reduced to a single couple whose single couple of moment g, where g is given by g1 plus g2 up to gn. कि जब हम उनको शिफ्ट करेंगे ना तो वो जो बहुत से कपल्स प्रोड्यूस होंगे, वो हमने वो जो पढ़ा था टॉपिक कंपोजिशन ऑफ कपल्स, तो इन कोप्लिनर कपल्स को एक सिंगल कपल में रिड्यूस किया जा सकता है कंपोज करके। उस सिंगल कपल का मोमेंट क्या होता है, वो जो कंपोनेंट कपल्स थे उन सब के मोमेंट्स का सम। तो इनकी वैल्यूज पुट करें। अब जी आई का जनरली हमने लिख लिया था, तो G1 क्या बनेगा, OA1 क्रॉस P1, यहाँ से ये देखें। G2 क्या बनेगा, OA2 क्रॉस P2, तो इनकी वैल्यूज लिख दी 1 से लेके n तक। तो बाकी एक्सप्रेशन तो सेम है, ये इंडेक्स चेंज हो रहा है 1 2 अप टू n, तो इसको समेशन की फॉर्म में लिख दिया है I इज इक्वल टू 1 टू n OAI क्रॉस PI। ये मोमेंट है उस कपल का जो प्रोड्यूस होगा कब, जबकि फोर्सेस O पे शिफ्ट की हैं हमने, ओरिजिन रेफरेंस पॉइंट कोई भी आप ले लें। एंड द रिजल्टेंट फोर्स एट O विल बी, तो जब हमने फोर्स जो है उसको तमाम फोर्सेस को O पे शिफ्ट किया ना, तो ये कपल प्रोड्यूस होगा, और फोर्सेस जो O पे शिफ्ट हो चुकी होंगी तो वो कॉन्करेंट फोर्सेस बन गई ना, सब पॉइंट O पे एक्ट कर रही हैं, तो उनका रिजल्टेंट जो है उनका वेक्टर सम होगा इस तरह से। तो उसको P1 P2 प्लस Pn जो है, इनको समेशन PI लिख लिया, फिर I वेरीज फ्रॉम 1 टू n। तो अगर ये जो रिजल्टेंट है R, इसके रिजॉल्व पार्ट्स अलोंग x एक्सिस, वेयर अलोंग x एक्सिस एंड y एक्सिस जो उनको कैपिटल X और कैपिटल Y कह दिया जाए, ये I नहीं है यहाँ पे, तो ये जो है ये क्या बन जाएगा, x प्लस एक्स आई प्लस वाई जे था, ये एक्स आई प्लस वाई जे, ये क्या बनेगा एक्स आई प्लस वाई जे, आई हैट और जे हैट। तो ये आ गया हमारा रिजल्टेंट, where x and y are the resolved parts of R along x axis and y axis respectively. Now let the reduction be made at O prime. अब हम किसी जनरल पॉइंट पे इसको शिफ्ट करते हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x और y, ठीक है। तो इन तमाम फोर्सेस को वहां शिफ्ट करते हैं, देन द रिजल्टेंट R विल रिमेन द सेम। जाहिर है वो तमाम फोर्सेस क्या थी, कंपोनेंट फोर्सेस P1 P2 अप टू Pn, ये जब O प्राइम पे एक्ट करेंगी तो वहां भी उनका रिजल्टेंट उसी तरह से जैसे कंकरेंट फोर्सेस का निकलता है उसी तरह से निकलेगा, P1 प्लस P2 अप टू Pn, वो यही रहेगा इक्वेशन 2 में जो लिखा हुआ है।
हाँ, लेकिन जब हम फोर्सेस को शिफ्ट करते हैं, जो कपल प्रोड्यूस होता है उसका मूवमेंट जो है वो डिपेंड करता है उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे हमने उस फोर्स को शिफ्ट किया। देखें, जब हमने ओ पे शिफ्ट किया था, ये देखें एक्सप्रेशन में ओ आर है, तो इसका जो मूवमेंट है वो डिपेंड करता है उस पॉइंट पे। अब ओ प्राइम पे शिफ्ट किया ना, तो आर तो रिमेन सेम, बट द मूवमेंट विल बी चेंज टू जी प्राइम, उसका नाम हमने रख दिया है। ओ प्राइम पे जब शिफ्ट किया फोर्सेस को, तो जो कपल प्रोड्यूस हुआ है उसका मूवमेंट जो है वो जी प्राइम है। जो टोटल कपल एक्चुअली सम ऑफ कपल्स, सॉरी सम ऑफ मूवमेंट्स ऑफ ऑल द कपल्स, वो क्या होगा, समीशन ओ प्राइम ए आई हो जाएगा अब क्रॉस पी आई, वेयर आई वेरीज फ्रॉम 1 to n। देखिए उस वक्त ओ पे शिफ्ट किया था ना, तो ओ ए आई क्रॉस पी आई था। अब ओ प्राइम पे शिफ्ट किया तो ओ प्राइम ए आई क्रॉस पी आई हो जाएगा। अब फिगर को अगर हम देखें, इसको इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं, एक्चुअली इसकी फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं इसको, तो फिगर को गौर से देखें आप, ओ प्राइम प्लस ओ प्राइम ए आई इज इक्वल टू ओ ए आई, हेड टू टेल रूल। तो यहाँ से ये आ रहा है, तो हम इसकी वैल्यू निकालना चाह रहे थे ओ प्राइम ए आई, तो ओ प्राइम ए आई की वैल्यू क्या आएगी, ओ प्राइम राइट पे जाके नेगेटिव हो माइनस हो जाएगा, ये आ गया। सो इक्वेशन 3 क्या बन जाएगी, ओ प्राइम ए आई की वैल्यू पुट की, ये वाली, तो पी आई के साथ जो क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा था वो ओ ए आई का भी हो जाएगा एक बार, एक दफा ओ प्राइम का भी हो जाएगा। अब ये जो समेशन है ये इंडेक्स आई पे है ना, आई वेरीज फ्रॉम 1 to n, यानी ये क्या बनेगा, ओ ए 1 क्रॉस पी 1 प्लस ओ ए 2 क्रॉस पी 2 प्लस वन ओ ए एन क्रॉस पी एन। यहाँ पे देखें ये ओ प्राइम, यहाँ पे आई नहीं आ रहा, तो इसको समेशन से बाहर लिखा जा सकता है, क्योंकि ये जो है आई से इंडिपेंडेंट है, तो इसको यूं लिख लिया। अब आप गौर करें, ये जो था ना, ये ओ ए आई क्रॉस पी आई का सम, ओ ए आई क्रॉस पी आई का सम, ये उस कपल के मूवमेंट का इक्वल था जो यहाँ पे हमने कंपोज किए थे ओ पे, जब फोर्सेस को शिफ्ट किया था, उसका नाम जी था, तो इक्वेशन 1 को यूज किया। और ओ प्राइम क्रॉस समेशन पी आई, अब समेशन पी आई जो है ना वो था एक्स आई प्लस वाई जे, यहाँ पे आपने लिख लेना है एक्स आई प्लस वाई जे, यहाँ पे जे वेक्टर है। तो इक्वेशन 1 और 2 को यूज किया हमने। इक्वेशन 1 में ये था कि इसकी वैल्यू जी है, और समेशन पी आई जो था वो एक्स आई प्लस वाई जे था, ये इक्वेशन 2 से हमने यूज कर लिया। तो अब देखें यहाँ पे भी इसी तरह से एक्स आई प्लस वाई जे है, यहाँ पे एक्स आई प्लस वाई जे। तो अब देखें एक्स आई प्लस वाई जे ये क्या है, ओ प्राइम। अब ओ प्राइम का पोजीशन वेक्टर है ना ये ओ प्राइम, तो x के ओ प्राइम के कोऑर्डिनेट्स थे एक्स वाई, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा, एक्स आई प्लस वाई जे। ओ प्राइम क्या बनेगा, एक्स आई, ये वाला एक्स आई प्लस वाई जे, तो ये एक्स आई प्लस वाई जे ये वाला आ गया, और ये कैपिटल एक्स आई प्लस कैपिटल वाई जे। तो ये जो दो वेक्टर्स हैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट लेने का वही तरीका है कि फर्स्ट रो में आई जे के लिख लिया, सेकंड में ये स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, और थर्ड रो में कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई आ गए। जब इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो ये आई वाला कंपोनेंट जे वाला कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, के वाला कंपोनेंट बचेगा एक्स इंटू कैपिटल वाई, वाई इंटू कैपिटल एक्स, ये के साथ बच रहा है। अब जरा डायरेक्शंस पे गौर करें, ये तो हमने इनका क्रॉस प्रोडक्ट तो ले लिया, अब डायरेक्शंस पे गौर करना है आपने कि देखें ये जो दो कपल्स हैं, ये जो फोर्सेस हैं सारी, ये एक्स वाई प्लेन में एक्ट कर रही हैं ना, तो इनका जब क्रॉस प्रोडक्ट होगा, ये देखें ओ ए आई क्रॉस पी आई, अब ओ ए आई एक्स वाई प्लेन में है, पी आई जो है वो भी एक्स वाई प्लेन में है, तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो इन दोनों से परपेंडिकुलर यानी अलोंग जेड एक्सिस होगा। तो अलोंग जेड एक्सिस जो है वो डायरेक्शन क्या होगी, जी प्राइम के साथ के यूनिट वेक्टर लिखा, इसी तरह जी के साथ के यूनिट वेक्टर लिखा, क्योंकि ये जो जिन दो वेक्टर्स का ये क्रॉस प्रोडक्ट है जी प्राइम और जी, वो एक्स वाई प्लेन में है, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जाहिर है जेड एक्सिस के अलोंग होगा, जेड एक्सिस के पैरेलल होगा। तो जेड एक्सिस के पैरेलल जो यूनिट वेक्टर है वो के होता है। तो देखें ये वैल्यूज पुट कर दी, ये यानी के की फॉर्म में लिख लिया इसको कंपोनेंट फॉर्म में, तो यहाँ से कोफिशिएंट्स कंपेयर कर लें, तो जी प्राइम इज इक्वल टू जी माइनस एक्स कैपिटल वाई प्लस वाई इंटू कैपिटल एक्स। ये जो है ना यहाँ पे आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये हमने ओ प्राइम पे शिफ्ट किया फोर्सेस को, यानी रिडक्शन जो किया ओ प्राइम पे किया है, जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स स्मॉल एक्स
और स्मॉल y है। ठीक है, ये जो कैपिटल X और कैपिटल Y है ये रिजल्टेंट के रिजॉल्व पार्ट्स हैं अलोंग x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो इक्वेशन को समझ भी लें, ये O के अबाउट मूवमेंट्स जो कपल्स के मूवमेंट्स का सम था, और ये O प्राइम के अबाउट G प्राइम वाला। अब देखें, इफ द रिजल्टेंट पासिस थ्रू O प्राइम, हमने इक्वेशन निकालनी है ना रिजल्टेंट की, रिजल्टेंट की लाइन ऑफ एक्शन की, यानी जिस लाइन से रिजल्टेंट पास कर रहा है। इफ द रिजल्टेंट पासिस थ्रू O प्राइम, अगर रिजल्टेंट यहाँ से पास कर रहा है तो देन G प्राइम विल बी जीरो। ये आपको मैंने बताया था कि जिस पॉइंट से फोर्स पास कर रही हो उसी पॉइंट के अबाउट अगर उसका मोमेंट लिया जाए वो तो जीरो होगा, क्योंकि मोमेंट आर्म ही जीरो हो जाएगा। तो G प्राइम जीरो आ गया। इसको इक्वेशन, इस 4 इक्वेशन में पुट करें तो जीरो इज इक्वल टू G माइनस एक्स कैपिटल Y प्लस Y कैपिटल X। तो यहाँ से G की वैल्यू आ गई XY माइनस YX। इसको इक्वेशन 5 कह लें, 4 पहले हो चुकी है। तो लेकिन इसमें समझ लें कि ये क्या चीज़ें हैं। ये जो स्मॉल x और स्मॉल y हैं, ये उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं जहां पे हमने फोर्सेस को रिड्यूस किया, यानी जहां पे शिफ्टिंग की थी। और कैपिटल X और कैपिटल Y जो है रिजॉल्व पार्ट्स ऑफ रिजल्टेंट है। G जो है ओरिजिन के अबाउट मोमेंट था। स्लोप ऑफ अबव लाइन इज, हाँ इस लाइन की, ये अब स्ट्रेट लाइन है ना, कैसे पता चला? ये देखें, x और y दो वेरिएबल्स आ रहे हैं जो कि लीनियर है। लीनियर सेकंड डिग्री इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, सॉरी फर्स्ट डिग्री इक्वेशन, लीनियर है ना, फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन इन अ प्लेन। तो हम प्लेन में ही है ना अभी, तो यहाँ पे स्लोप कैसे निकालते थे? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y। कोफिशिएंट ऑफ x y है, कोफिशिएंट ऑफ y जो है वो माइनस x है। ये पुट किया, ये कैपिटल Y और कैपिटल X है, और माइनस माइनस कैंसिल हो गए। y ओवर x स्लोप आ रही है लाइन की, जो लाइन एक्स वाई से, ये वाली इस लाइन की जाहिर है एक्स वाई इस पे लाई कर रहा है, ये इधर से पास कर रही है। लेट आर जो है मेक्स एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस, देन स्लोप ऑफ लाइन कंटेनिंग आर इज, अब अगर जो हमारा रिजल्टेंट था वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बनाएगा, तो जिस लाइन पे हमारा रिजल्टेंट लाई कर रहा है उसकी स्लोप कितनी होगी? tan थीटा इज इक्वल टू y। आपको जो याद है ना, स्लोप जो है tan थीटा के इक्वल होती थी अगर थीटा इंक्लिनेशन हो लाइन की। तो वो कितना आता है? वो हमने जो फर्स्ट टॉपिक किया था, सेकंड टॉपिक सॉरी, उसमें हमने किया था कि कोप्लेनर फोर्सेस के लिए, कॉन्करेंट और कोप्लेनर फोर्सेस के लिए, कि हमें अगर एंगल पता हो उसका रिजल्टेंट का एक्स एक्सिस के साथ, तो वो कैसे निकालते थे? y ओवर x, रिजॉल्व पार्ट अलोंग y एक्सिस ओवर रिजॉल्व पार्ट अलोंग x एक्सिस। तो ये देखें, ये दोनों सेम आ रहे हैं। इसका मतलब है यहाँ से ये इस लाइन की स्लोप और उस लाइन की स्लोप जिस पे रिजल्टेंट लाई कर रहा है, दोनों की स्लोप सेम है और दोनों इस पॉइंट से पास कर रही हैं। इसका मतलब है रिजल्टेंट जो है इसी लाइन से पास कर रहा है। Hence equation 4 represents the equation of a line of action of resultant। तो इस टॉपिक को अच्छे तरीके से तैयार कर लें डिटेल में। अब हम कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 है कि A एंड B आर एनी टू पॉइंट्स इन अ लेमिना। लेमिना एक्चुअली होता है, आप यूँ समझ लें कि प्लेन ऑब्जेक्ट, अ बॉडी ऑफ नेग्लिजिबल थिकनेस, किसी भी शेप में हो सकता है, मैंने यहाँ रेक्टेंगुलर ले लिया आसानी के लिए, ऑन विच अ सिस्टम ऑफ फोर्सेस कोप्लेनर टू इट आर एक्टिंग, एंड व्हेन द फोर्सेस आर रिड्यूस्ड टू ईच ऑफ दीज पॉइंट्स, यानी पॉइंट्स A और B, एंड अ कपल, जब फोर्सेस को रिड्यूस करेंगे तो एक फोर्स होगी और एक कपल होगा। द मोमेंट्स ऑफ कपल्स आर GA एंड GB। तो वो जो कंपोज करके जो कपल बचता है वो A के अबाउट जब मोमेंट लेंगे तो वो GA है, और B के पे जब रिडक्शन होगी तो उस कपल का मोमेंट B है, GB है। Prove that when the reduction is made to a force at the midpoint of AB, कहता है ये जो A और B पॉइंट्स हैं इनके मिड पॉइंट पे जब आप रिडक्शन करेंगे, तमाम फोर्सेस को शिफ्ट करेंगे, द मोमेंट ऑफ द कपल इज हाफ ऑफ GA प्लस GB, यानी इन दोनों मूवमेंट्स की एवरेज होगी वो उस कपल का मूवमेंट। तो सॉल्यूशन देखें, लेट A जो है उसके कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 कह दिया एंड B जो है उसके कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 कर दिया। इसको पर्टिकुलर लेके भी लोग सॉल्व करते हैं, लेकिन मैंने जनरल पॉइंट्स लिए हैं। B 2 पॉइंट्स ऑन द लेमिना एंड C be their मिड पॉइंट। C के कोऑर्डिनेट्स फिर आपको पता है x1 plus x2 by 2 and y1 plus y2 by 2 होंगे। Let the system of coplanar forces be reduced to a single force and a couple of moment GA
एट ए, ये हमें गिवन था कि जब ए पे रिडक्शन होगी तो उस वक्त जो कपल का मोमेंट होगा वो जी ए है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक कोप्लेनर फोर्सेस के सिस्टम को ए पे रिड्यूस करते हैं। तो ए पे जब रिड्यूस करेंगे तो उस वक्त जो कपल आएगा उसका मोमेंट का नाम जी ए रख दिया। अभी हमने जो टॉपिक पढ़ा इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन वाला, उसमें हमने इक्वेशन डिराइव की थी कि जी प्राइम इज इक्वल टू जी माइनस एक्स वाई प्लस वाई एक्स। अब जी प्राइम क्या था, ओ प्राइम के अबाउट मोमेंट था, यानी जब रिडक्शन ओ प्राइम पे की थी, और उसी ओ प्राइम के कोऑर्डिनेट्स थे एक्स और स्मॉल वाई। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम ए पे रिडक्शन कर रहे हैं। तो कपल जो है, कपल का मूवमेंट जो है वो जी ए है और पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है। तो जी प्राइम की जगह जी ए आ जाएगा और x और स्मॉल y की जगह x1 और y1 आ जाएंगे। Similarly, when the reduction is made at B, the moment GB about the point B is given by GB, अब क्या हो जाएगा, इस G प्राइम, ये तो टॉपिक में तो हमने O प्राइम के अबाउट रिडक्शन की थी ना, वहां पे रिडक्शन की थी, तो उसके कपल को जी प्राइम का था। यहाँ पे जब बी पे रिडक्शन होगी तो उस मूवमेंट को उसने क्वेश्चन में डिफाइन कर दिया कि उसका नाम जी बी रखना है आपने। और उस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स ओ प्राइम के कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई रखे थे हमने, यहाँ पे x2 और y2 आ जाएंगे क्योंकि बी पे रिडक्शन हो रही है। ये तो आगे इनको यूज करेंगे हम आगे। नाउ अब हमने प्रूव क्या करना है कि जब रिडक्शन सी पे हो, ये तो हमें चाहिए थे ना, क्योंकि इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी हुई थी, इसको यूज करेंगे और प्रूव करेंगे कि मिड पॉइंट पे जब रिडक्शन होगी तो उसका मोमेंट ये आएगा। तो मिड पॉइंट पे रिडक्शन करते हैं ना, लेट द रिडक्शन बी मेड एट सी, देन द मोमेंट अबाउट द मिड पॉइंट सी इज गिवन बाय दिस, उसका नाम जी सी रख दिया। और अब स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की जगह इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे मिड पॉइंट के, ये आ गए। तो 2 एलसीएम आ रहा है, इनका एलसीएम लिया है, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा जी के साथ, 2g माइनस x1y, और ये y अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है कैपिटल Y, यहाँ पे कैपिटल X अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमने क्या किया, ये जो 2g है इसको अलग अलग कर लिया, एक बार x1 y1 वालों के साथ लिख लिया और दूसरा g जो था वो x2 y2 वालों के साथ लिख लिया। तो जब और किया तो इक्वेशन 1 और 2 को देखें, इक्वेशन 1 में जो राइट हैंड साइड पे चीज दी हुई है वही फर्स्ट ब्रैकेट में है, इसकी वैल्यू इक्वेशन 1 में लिखी हुई है जी ए, तो इसकी जगह जी ए लिख देंगे। और जो सेकंड ब्रैकेट है वो इक्वेशन 2 में जो राइट साइड पे चीज लिखी है वही है, तो उसकी वैल्यू इक्वेशन 2 में लिखी हुई है जी बी है। ये देखें, इक्वेशन 1 और 2 को यूज किया तो इसको जिस फॉर्म में हमने प्रूव करना था उस फॉर्म में लिख लिया, हाफ ऑफ जी ए प्लस जी बी। तो ये इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम देखें, क्वेश्चन नंबर 8 है कि OAB is an equilateral triangle of side A and C is the midpoint of side OA. Forces 4P, P and P respectively along the sides OB, PA and AO. हाँ, ये जो तरतीब लिखी होती है ना वर्टिसेस की, इसका ख्याल रखना है। ये डायरेक्शन बताई गई होती है आपको कि किन डायरेक्शंस में ये फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं। If OA and OY, which is parallel to BC, are taken as x and y axis respectively, कहता है कि अगर OA ये वाला और OY which is parallel to BC are taken as x axis and y axis respectively, यानी इसने क्या कर दिया कि ट्रायंगल की पोजीशन को फिक्स कर दिया। Prove that the line that the resultant of the forces is 3p, ये तो पुराना काम है, ये हमने बहुत बार किया, ये तो शुरू का टॉपिक था। And the equation of its line of action is this, हाँ ये नया काम आया। तो let the given system of forces be represented by the figure, this figure. Let R be the resultant of the forces, then resolve parts of the R along x-axis and y-axis are कैपिटल X नाम रख दिया। अब देखें, एक तो हमने रिजल्टेंट फाइंड करना है ना, तो उसके लिए भी x और y चाहिए, रिजॉल्व पार्ट्स अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। और दूसरी बात ये है कि हमें इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन भी तो डिराइव करनी है ना, तो उसमें भी हमें रिजल्टेंट के रिजॉल्व पार्ट्स चाहिए होते हैं, कैपिटल X और कैपिटल Y। तो देखें ये बहुत ज़रूरी है, ये इसको फाइंड करते हैं। P, ये फोर्स P है। अब देखें ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग नहीं एक्ट कर रही, इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो इसका एंगल एक्स एक्सिस के साथ ये ऐसे बनेगा, ऐसे 180 डिग्रीज। ये देखें प्लस, क्योंकि ये देखें
फोर्स एक्ट कर रही थी अलॉन्ग ए ओ, ये जो थर्ड फोर्स है ना P, तरतीब से देख लें 4P फोर्स थी OB के अलॉन्ग, 4P फोर्स देखें OB, O से B तक। सेकंड फोर्स थी P जो कि BA के अलॉन्ग है, सेकंड फोर्स है P जो कि B से A की तरफ लग रही है। थर्ड फोर्स थी P जो कि AO के अलॉन्ग लग रही है, यानी A से O की तरफ इस डायरेक्शन में, तो इसीलिए इसका एंगल जो है 180 डिग्री बन रहा है। प्लस P, ये वाली फोर्स की बात हो रही है। अब इसका एंगल जो है, एंगल आपको पता है दो रेज के दरमियान बनता है, यानी जिस पॉइंट पे आप एंगल ले रहे हैं ना, दो जो वेक्टर्स हैं उस पॉइंट से अवे जा रहे हो ना, तो उन दो टर्मिनल जो हैं वो अवे फ्रॉम पॉइंट जा रहे हो, तो उनके दरमियान एंगल बनता है। अब ये देखें इसका एंगल बनेगा, यहाँ से स्टार्ट होगा एक्स एक्सिस से और ये इसको एक्सटेंडेड जो है ना यहाँ तक जाएगा। अब फुल रोटेशन में एंगल होता है 360 डिग्रीज, क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इस वजह से हर प्लेन ट्रायंगल्स आपको पता है हर इंटीरियर एंगल जो है वो 60 डिग्रीज का होगा। तो ये वर्टिकल एंगल्स हैं, अगर ये 60 है तो ये बाहर वाला भी ये ऑपोजिट जो एंगल बना है ना, वर्टिकल एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये भी 60 होगा। तो फुल रोटेशन में एंगल होता है 360 डिग्रीज, उसमें से ये वाला पोर्शन नहीं चाहिए, 60 डिग्री निकाल देते हैं तो P फोर्स का एंगल आ जाएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, प्लस 4P। अब इस फोर्स की बारी आई है, तो इसका एंगल जो है ये और ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन है, इनके दरमियान एंगल बन रहा है 60 डिग्रीज, ये लिख दिया। तो 180 पे cos की वैल्यू -1 है, 360 - 60 इज फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, 1/2 उसकी वैल्यू होगी वही 60 वाली, और 60 पे cos की वैल्यू 1/2, इनको सिंप्लीफाई किया प्लस माइनस किया तो 3/2 टाइम्स P, ये रिजॉल्व पार्ट ऑफ द रिजल्टेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस है। सिमिलरली जो रिजॉल्व पार्ट ऑफ द रिजल्टेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस है उसका नाम रख लें y, तो उसका नाम y रख लें, सॉरी ये y है। तो y कैसे निकलेगा, एंगल्स हमने डिस्कस कर लिए, जस्ट cos की जगह साइन आ जाएगा, वो जैसे हमने अपने टॉपिक में डिराइव किया था, ये आपको पता होना चाहिए साइन क्यों आता है। तो p इंटू साइन वही वाला, तमाम एंगल्स वही हैं, जस्ट साइन आ गया। अब साइन 180 पे 0 होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है तो ये माइनस आ जाएगा, साइन 60 पे पॉजिटिव है, तो इनको प्लस माइनस करके आंसर आ रहा है 3√3/2 टाइम्स P। तो जो रिजल्टेंट है वो क्या आएगा, रिजॉल्व पार्ट यानी x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। तो इनको सिंप्लीफाई करने के बाद ये देखें 3P आंसर आ रहा है। सिंपल एलसीएम लिए हैं 36 को, 4 9 36 एंड सो ऑन। अब असल काम की तरफ आते हैं। नाउ टेकिंग मोमेंट अबाउट O, तो O के अबाउट हम मोमेंट लेना चाह रहे हैं, ये पॉइंट O है। अब जब O के अबाउट मोमेंट ले रहे हैं ना, तो ज़ाहिर है जो फोर्सेस O से पास करेंगी उनका मोमेंट जीरो हो जाएगा। जब हम फोर्सेस को कंपोज कर रहे होते हैं ना, तो सिस्टम को सिंप्लीफाई करने के लिए हमारी कोशिश यही होती है कि जब भी मूवमेंट लेना पड़े ना, तो ऐसे पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लें। बार दफ़ा तो मजबूरी होती है ना कि वो कहता है कि फ़लाँ के अबाउट लें, फ़लाँ के अबाउट, फ़लाँ के, यानी या फोर्सेस को रिप्लेस करें कपल्स से, उसमें तो फिर हमें लेना ही पड़ता है। लेकिन जब हम यूँ सिंप्लीफाई कर रहे हैं, हमें वैल्यू चाहिए जी की, तो हम ऐसे पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेते हैं कि जहाँ से मैक्सिमम फोर्सेस पास कर रही हूँ, ताकि ज़्यादातर फोर्सेस का मोमेंट जीरो हो जाए। तो ओ से देखें ये पास कर रही हैं P और 4P, ये इन दोनों का मोमेंट जीरो हो जाएगा, देखें ये जीरो और ये जीरो। सिर्फ ये वाली जो फोर्स है ना P वाली, इसका नॉन जीरो मोमेंट आएगा। तो उसके लिए क्या तरीका होता है कि फोर्स का मैग्नीट्यूड आता है, साथ ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका नाम D रखा हुआ मैंने, तो P इंटू D आ गया। हाँ ये देखें, ये इसको क्लॉकवाइज रोटेट करेगी, ये O है ना, ये फिक्स्ड पॉइंट है। अब इसके जब ये वाली फोर्स अप्लाई होगी बॉडी पे, तो उसको देखें ऐसे घुमाएगी ना, ऐसे ऐसे, विच इज क्लॉकवाइज, तो इसलिए ये नेगेटिव साइन आया है, माइनस इसलिए आया है। ये जो फोर्स 4P थी, इसने भी एक्चुअली इसको एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज घुमाना था, इसलिए इसके साथ भी मैंने माइनस लिखा हुआ है। खैर वो जीरो है, आप पॉजिटिव लिखें या नेगेटिव फर्क नहीं पड़ता। ये क्वेश्चन 3 है। अब हमें D की वैल्यू नहीं पता, उसके लिए हम इस ट्रायंगल को कंसिडर करते हैं, ट्रायंगल ODA। हम ट्रायंगल ODA साइन 60 डिग्री, आप देखें ये 90 का एंगल है ना, ये हाइपोटेन्यूज होगा सामने वाला OA, और एंगल के ऑपोजिट साइड जो है ये OD, ये हमारा परपेंडिकुलर होगा। तो OD का नाम हमने D रखा हुआ है, D ओवर OA। तो क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल थी और हर साइड की लेंथ जो है A हमें क्वेश्चन में गिवन थी, तो OA जो है वो A के इक्वल होगा, और साइन 60 की वैल्यू √3/2, यहाँ से D की वैल्यू आ जाएगी √3A/2। तो इसको क्वेश्चन 3 में पुट करें तो आपके पास G की वैल्यू आ रही है, मोमेंट अबाउट O ले लिया हमने।
हाँ सॉरी, ये तो हमने एक जनरली वैसे ही प्रॉब्लम किया ना कि हमने ओ के अबाउट मोमेंट लिया कि फोर्सेस पास कर रही थी, आसानी से हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं ओरिजिन के अबाउट। यहाँ हमारी रिक्वायरमेंट थी कि हम और किसी पॉइंट के अबाउट ले नहीं सकते थे। हम हमारा टारगेट क्या है, सॉरी, हमारा टारगेट है हमने इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन डिराइव करनी है, उसके लिए तो मूवमेंट अबाउट ओ चाहिए ही चाहिए हमें ना। तो देखें ये जी आ गया हमारा। सो इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन इज जी इज इक्वल टू स्मॉल एक्स इंटू कैपिटल वाई माइनस स्मॉल वाई इंटू कैपिटल एक्स। ये इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन थी यूजिंग 1 एंड 2। इक्वेशन 1 में इक्वेशन 1 की तरह ये कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई, इनकी वैल्यूज पुट की। ये देखें कैपिटल एक्स की वैल्यू ये थी 300, सॉरी कैपिटल वाई की वैल्यू आई है 303/2p और कैपिटल एक्स की वैल्यू ये है। और जी अभी हमने कैलकुलेट किया -3/2p टाइम्स ए। तो अब देखें p हर टर्म में आ रहा है, इसको कॉमन लेके कैंसिल किया जा सकता है, यहाँ से और यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। इसके अलावा 2 भी कॉमन है, मल्टीप्लाइंग आप यूँ कह लें कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2/p। तो ये चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, बाकी जो बच गई हैं वो लिखती हैं। तो ये चीज़ें बच गई हैं। अब हमें इस फॉर्म में लिखनी थी इक्वेशन, तो y वाली टर्म को मैंने लेफ्ट पे शिफ्ट किया, √3 a वाली टर्म को राइट पे शिफ्ट किया और राइट साइड पे देखा तो देखें x के साथ भी √3 आ रहा था, a के साथ भी √3 आ रहा था, उनमें से √3 कॉमन ले लिया। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रिजल्टेंट। तो यही तक था आज का टॉपिक।